ओके, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। हमारा जो टॉपिक था ग्रेविटेशन, उसका हाफ पोर्शन बचा था न्यूमेरिकल पोर्शन, तो वो मैं आज स्टार्ट करने वाली हूँ। तो ग्रेविटेशन और ग्रेविटी के बारे में मैं आप लोगों को लास्ट क्लास में बता चुकी हूँ कि वो होता क्या है। ठीक है, एक बार वापस से रिवाइज़ कर रही हूँ ताकि आप लोगों को वो चीज़ याद रहे। तो ग्रेविटी क्या होता है? ग्रेविटी वो होता है जिसमें अर्थ सरफेस किसी बॉडी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। ओके, एंड ग्रेविटेशन क्या होता है? जिसमें दो बॉडी एक दूसरे को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। तो इसमें अट्रैक्ट मतलब कि बस दोनों को एक दूसरे की तरफ वो लोग खींचने की कोशिश करते हैं अपने मास के थ्रू। तो वही चीज़ें आप लोगों को इसमें पढ़नी है। तो इसके लिए मैंने दो स्टेटमेंट भी बताया था, जो एक ही उसका थ्योरी था जिसका दो स्टेटमेंट हम लोगों ने हाफ हाफ किया था। जिसमें फर्स्ट स्टेटमेंट ये कहता है कि अगर फोर्स कब अट्रैक्ट हो, फोर्स कब लगेगा? जब किसी दो ऑब्जेक्ट का मास एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा, और वो दोनों जो होंगे वो फोर्स के क्या होंगे? समानुपाती या डायरेक्ट प्रोपोर्शनल। तो ये हम लोगों का फर्स्ट स्टेटमेंट। सेकंड स्टेटमेंट क्या बोलता है कि उसका जो आप लोगों का जो डिस्टेंस है, ठीक है, जो सरफेस से लेके जो ग्रेविटी के बीच का डिस्टेंस है वो स्क्वायर होना चाहिए किसके? फोर्स के, और वो दोनों एक दूसरे के क्या होने चाहिए? समानुपाती या डायरेक्ट प्रोपोर्शन। तो ये आप लोगों का दोनों स्टेटमेंट क्लियर है, फर्स्ट एंड सेकंड। जब दोनों को हम लोगों ने मर्ज किया एक दूसरे के साथ जोड़ा, क्योंकि हम लोग का टोटल जो स्टेटमेंट है वो एक साथ है, तो वो इस तरीके से बनता है F इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 इंटू m2 डिवाइडेड बाई r2, सॉरी r का स्क्वायर। तो यहाँ पे मेरे को इसको हटाना पड़ेगा डायरेक्ट प्रोपोर्शनल को, तो इसकी जगह जब मेरे को इक्वल लाना होगा तो मेरे को एक कांस्टेंट वैल्यू चाहिए रहती है जो मेरे को यहाँ पे रखनी होती। अब हम पढ़ रहे हैं ग्रेविटेशन, गुरुत्वाकर्षण, तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे जो कांस्टेंट रखेंगे वो रहेगा आपका कैपिटल जी, जिसका वैल्यू मैं आप लोगों को लास्ट क्लास में बता चुकी हूँ। इसके बाद ये जो जितना भी पढ़ा रही हूँ ये सब फॉर्मूला है जो आप लोगों को न्यूमेरिकल में काम आएगा। सिंपल सा, अगर कोई आपको वैल्यू दिया हुआ है, जैसे कि मास दिया हुआ है, दो ऑब्जेक्ट का मास दिया है, तो आपको कुछ नहीं करना है। जब भी आपको फोर्स फाइंड आउट करना रहेगा तो यहाँ पे आप मास की वैल्यू पुट कर दोगे, दोनों मास को मल्टीप्लाई करना है और डिवाइड में आर का वैल्यू, मतलब आर मतलब डिस्टेंस, तो डिस्टेंस जितना भी दिया रहेगा दो ऑब्जेक्ट के बीच में, जैसे कि ये एक ऑब्जेक्ट है, ये दूसरा ए बी, ठीक है, इसका मास का वैल्यू है m1, इसका m2, इन दोनों के बीच डिस्टेंस कितना है? r, ठीक है। तो मेरे को ये जो r रहेगा डिस्टेंस वो मेरे को यहाँ पे पुट करना है, उसमें स्क्वायर लगाना है, और g का वैल्यू तो कांस्टेंट है 6.8 इंटू 10 का पावर -11। तो इस वैल्यू को बस आपको पुट करना है और आपका फोर्स जो है वो इस ग्रेविटेशन के लिए निकल जाएगा। क्लियर है? तो इसमें आपको कोई मेहनत वाली चीज़ नहीं है, वैल्यू आपको गिवन रहेगा, बस आपको वहाँ पे पुट करना है। सेकेंड है एक्लीरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है। एक्लीरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसमें हम लोग क्या करते हैं, जो ये स्मॉल g दिख रहा है, स्मॉल g गुरुत्वाकर्षण को शो करता है। गुरुत्वाकर्षण मतलब कि क्या होता है? जैसे कि कोई बॉडी है, आप लोगों को पता है कि कोई भी बॉडी जो है वो अर्थ सरफेस अपनी तरफ उसको क्या करता है? अट्रैक्ट करने की कोशिश करता है, खींचने की कोशिश करता है। तो गुरुत्वाकर्षण भी वही चीज़ करता है। जो भी आपका अर्थ सरफेस से कोई बॉडी अगर उसके पास आ रहा है या ऊपर से कोई बॉडी नीचे की तरफ गिर रहा है, तो अर्थ का जितना भी ग्रेविटेशन फोर्स रहेगा वो उसको अपनी तरफ तेज़ी से खींचने का काम करेगा। तो इसी के लिए गुरुत्वाकर्षण का भी काम होता है। तो यहाँ पे गुरुत्वाकर्षण का फॉर्मूला होता है कैपिटल G इंटू कैपिटल M अपॉन R का स्क्वायर। वही है आपका ग्रेविटेशन फोर्स के लिए आपका कैपिटल G कांस्टेंट, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जो हम लोगों ने लास्ट टाइम लिया था, वैल्यू कांस्टेंट रहेगा। M जो है मास है, तो आपको अगर कोई ऑब्जेक्ट का मास दिया रहेगा आपको उसको यहाँ पे पुट करना है। R डिस्टेंस, और कहीं पे अगर ऐसा हुआ सिचुएशन में कि आपको स्मॉल g का भी वैल्यू चाहिए रहेगा आगे सॉल्यूशन करने के लिए, तो उसके लिए जो होता है इसका भी एक कांस्टेंट वैल्यू होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इस वैल्यू को आप पुट करिएगा, आप लोगों का जो स्मॉल g का वैल्यू है वो आपको मिल जाएगा। यहाँ तक क्लियर है? इसके बाद है वेरिएशन इन वैल्यू ऑफ g। वेरिएशन मतलब कि परिवर्तन। अगर g के मान में, गुरुत्वाकर्षण के मान में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन आता है, तब उस केस में हम क्या करेंगे? उस केस में हम लोगों को कुछ तीन जो है अलग अलग केस दिए हुए हैं, इन तीनों केस में हमको इसको सॉल्व करना है। तो फर्स्ट केस बोलता है ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ, ठीक है। अगर अर्थ में कोई घूर्णन हो रहा है, रोटेशन हो रहा है, तब उस केस में हम
g को कैसे निकालेंगे, तो जो यहाँ पे लिखा हुआ है देखिए फॉर्मूला, g इंटू लेमडा इज इक्वल टू जी माइनस आर इंटू डब्ल्यू का स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पे आपको इस वैल्यू को निकालना है। ये क्या है, रोटेशन ऑफ अर्थ। अगर रोटेशन घूर्णन हो रहा है पृथ्वी में, तब उस केस में आप कैसे निकालोगे, तो जी लेमडा इज इक्वल टू, यहाँ पे स्मॉल जी का वैल्यू पुट होगा, क्या वैल्यू पुट होगा, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, माइनस आर डिस्टेंस है आप लोगों का, डब्ल्यू क्या रहेगा, वर्क, कितना आप लोगों ने वहाँ पे वर्क किया हुआ है। सेकेंड है अबोव अर्थ सरफेस। अगर अर्थ सरफेस के ऊपर कोई परिवर्तन आ रहा है गुरुत्वाकर्षण में, तब के केस में क्या होगा, तो उसमें क्या होता है, स्मॉल जी डैश से इसको हम डिनोट करेंगे, क्योंकि जितना भी परिवर्तन आएगा किसमें, गुरुत्वाकर्षण में, हमको उसको अलग अलग साइन देना पड़ेगा। एक ही दोगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि इसमें हमको क्या करना है, उसमें क्या करना है। ठीक है, तो अगर अबोव अर्थ सरफेस के ऊपर का केस है, तो स्मॉल जी डैश इज इक्वल टू स्मॉल जी आपका गुरुत्वाकर्षण इंटू 1 माइनस 2h अपॉन आर, 1 माइनस 2 इंटू एच, एच क्या है, हाइट है किसका, अर्थ सरफेस से उस बॉडी का, डिवाइडेड बाई आर, आर क्या है आपका, डिस्टेंस। ओके, लास्ट एंड लिस्ट बिलो अर्थ सरफेस। अगर अर्थ सरफेस के अंदर कोई परिवर्तन आ रहा है, जैसे कि ये मेरा कोई अर्थ सरफेस है, इसके ऊपर अगर कोई चेंजेस आ रहा है तो मैंने इसको पुट किया। अब नीचे में भी तो गुरुत्वाकर्षण है ना, नीचे में भी तो ग्रेविटेशन फोर्स है जो किसी भी बॉडी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करता है। तो उसके लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, जी डैश इज इक्वल टू स्मॉल जी इंटू 1 माइनस डी अपॉन आर। ठीक है, ये जैसे इसमें हाइट किया, इसमें उसको हम लोग क्या करेंगे, उसका जितना भी डेप्थ है उसको हम काउंट करेंगे डेप्थ अपॉन आर। ओके, तो अब हम न्यूमेरिकल बनाते हैं। जो मैंने आप लोगों को फॉर्मूला बताया उसके बेस्ड पे मैंने कुछ 2 न्यूमेरिकल रखे हुए हैं, उस न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं। तो सबसे फर्स्ट है, क्वेश्चन हम लोगों को दिया हुआ है, क्वेश्चन मैं एक बार पढ़ लेती हूँ। पृथ्वी का कोणीय वेग क्या होगा। ठीक है, उसके लिए हम लोगों को 2 वैल्यू दिया हुआ है, कोणीय वेग, सेंटर ऑफ वेलोसिटी हमको फाइंड आउट करना है। तो वो जो है उसके लिए 2 वैल्यू दिया हुआ है, तो उस वैल्यू को हमको पुट करना है, निकालना है। लेकिन सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है क्या, तो क्वेश्चन के लिए मैं एक बार पढ़ लेती हूँ, उसके बाद फिर मैं आप लोगों को आगे बताती हूँ। तो क्वेश्चन है, पृथ्वी का कोणीय वेग क्या होना चाहिए ताकि भूमध्य रेखा पर वस्तु भारहीन प्रतीत हो। ठीक है, मतलब कि अगर पृथ्वी, जैसे कि ये आप लोग समझ लीजिए, एज्यूम करिए ये पृथ्वी का कोई सतह है। ठीक है, जैसे आप लोगों को पता है सर्कुलर है हम लोग का पृथ्वी, बीच से थोड़ा चपटा हुआ है, चलेगा। तो ये जो सर्कुलर आपका अर्थ है, ठीक है, तो इसमें उसका कोणीय वेग क्या होना चाहिए, मतलब सेंटर ऑफ वेलोसिटी क्या होना चाहिए जब उस पर भूमध्य रेखा, मतलब कि उसके बीच से कोई फोर्स अप्लाई हो रहा है, मतलब उसके भूमध्य रेखा पर कोई बल लग रहा है, तब उस कंडीशन में हमारा जो है कोणीय वेग या सेंटर ऑफ वेलोसिटी क्या होना चाहिए। अब ये डायग्राम थोड़ा देख लीजिए तो क्लियर समझ आएगा। ये आपका अर्थ सरफेस है, ठीक है, उसके अंदर में हम लोगों ने एक सेंटर ऑफ ग्रेविटी बना रखी हुई है बीच में, जिसमें ये सेंटर पॉइंट है, ठीक है, मिड पॉइंट है, केंद्र बिंदु। ओके, अब इस केंद्र बिंदु में ये जो है m, वो उसका क्या है, मास है। क्लियर। अब इसके बाद इस सेंटर ऑफ ग्रेविटी से या सेंटर ऑफ पॉइंट से जो आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी का जो एरिया है वहाँ तक का अगर मैं कोई वैल्यू लेती हूँ तो उसको मैं, अगर मैं उसको हाफ पोर्शन में ले रही हूँ तो वो मेरा क्या कहलाएगा, त्रिज्या r, रेडियस, जो आप लोगों को सही लगे। ठीक है, इसके बाद ये वाला जो हिस्सा है जो आपको पूरा अर्थ एरिया तक कनेक्ट कर रहा है वो आपका क्या कहलाता है, डिस्टेंस, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस। ठीक है, ये अर्थ सरफेस के अंदर से आने वाला मास है जो दूसरे बॉडी को क्या कर रहा है, अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। ठीक है, ये आपका मिड पॉइंट में मास लग रहा है, ये बाहर की तरफ लग रहा है, दोनों एक दूसरे को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं, और इन दोनों का जो डिस्टेंस है वो आपका क्या कहलाता है, r, स्मॉल r। क्लियर, ये है त्रिज्या, रेडियस। इसके बाद ये जो है ये है आपका वेलोसिटी। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये डायग्राम समझ आ गया। अब मैं न्यूमेरिकल की तरफ बढ़ती हूँ। तो न्यूमेरिकल में सबसे फर्स्ट जो है आप लोगों को 2 वैल्यू बस गिवन है। तो कभी भी आप लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करते हो तो सबसे फर्स्ट क्या करिएगा, जो वैल्यू आपको गिवन है, जो वैल्यू दिया हुआ है उस वैल्यू को लिखिए। उसके बाद जो आपको फाइंड आउट करना है उसको लिखिए, तो आपको क्लियर समझ आ जाएगा कि क्या दिया हुआ है, हमको क्या निकालना है। क्लियर।
तो यहाँ पे देखिए सबसे फर्स्ट आपको क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, जी दिया हुआ है गुरुत्वाकर्षण, ठीक है, स्पेसिफिक ग्रेविटी दी हुई है, स्मॉल जी का वैल्यू जो है मैंने बताया था कि कांस्टेंट एक वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। लेकिन अगर आपको क्वेश्चन में ऑलरेडी वैल्यू दिया हुआ है तो आपको अपना दिमाग और एक्स्ट्रा लगा के उसमें वैल्यू दूसरा पुट नहीं करना है, क्लियर है। तो यहाँ पे आपको 10 मीटर पर सेकेंड का वैल्यू दिया हुआ है तो आप इसको पुट करेंगे। नेक्स्ट दिया हुआ है आपको आर, आर आपका है रेडियस, त्रिज्या दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 6400 किलोमीटर, ठीक है, 6400 किलोमीटर। आपको दो वैल्यू दी हुई है, स्मॉल जी और कैपिटल आर, स्पेसिफिक ग्रेविटी और आपको रेडियस। तो अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में नेक्स्ट लाइन में ये बोल रहा है कि अगर भूमध्य रेखा मतलब जो सेंटर लाइन से अगर कोई उसमें वेग लग रहा है, सॉरी, तो उस कंडीशन में सॉरी, तो उस कंडीशन में कोणीय वेग पर कितना मान आएगा या कितना भार आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे भूमध्य रेखा के लिए जो फॉर्मूला होता है मैंने आप लोगों को इससे फर्स्ट टाइम पे इससे पहले बता दिया है कि एक फॉर्मूला होता है भूमध्य रेखा पे, तो वो होता है स्मॉल जी माइनस आर इंटू डब्ल्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ओके, तो यहाँ पे ये वैल्यू है आपके पास, स्मॉल जी है, आर का वैल्यू है, निकालना क्या है हमको कोणीय वेग, तो डब्ल्यू का वैल्यू आपको निकालना है। तो आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे सिंपल सा एक लॉजिक है। यहाँ पे जो आपको फॉर्मूला दिया हुआ है स्मॉल जी इज इक्वल टू आर इंटू डब्ल्यू का स्क्वायर, सॉरी आर माइनस जी माइनस आर डब्ल्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो आपको ये दोनों वैल्यू दिया हुआ है, आपको ये फाइंड आउट करना है डब्ल्यू स्क्वायर। तो क्या करिएगा, डब्ल्यू को इक्वल के बाहर ले आइएगा। अब यहाँ पे क्या वैल्यू बचा आपका जी और आर, तो जी डिवाइडेड बाई आर, इसमें क्या है स्क्वायर लगा हुआ है तो वो इक्वल के बाहर उस साइड जाके क्या करेगा रूट ओवर में चेंज हो जाएगा, क्लियर। तो ये हो गया W इज इक्वल टू रूट ओवर जी अपॉन आर, क्लियर। अब जी का वैल्यू क्या दिया हुआ है आपको क्वेश्चन में 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, तो यहाँ पे 10 पुट किया। अब त्रिज्या रेडियस की वैल्यू कितनी दी हुई है 6400 किलोमीटर, ठीक है। तो इसका जो किलोमीटर है तो हमको मीटर में कन्वर्ट करना है, क्यों, क्योंकि आपका जो जी है वो ऑलरेडी मीटर में दिया हुआ है। एक चीज़ याद रखिएगा, फिजिक्स में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है यूनिट, यूनिट पे आपको खास तौर पे ध्यान देना। अगर आपने यूनिट कन्वर्जन नहीं किया तो आपका पूरा न्यूमेरिकल गलत आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या दी हुई है मीटर में दी हुई है, तो रेडियस भी आपको किस में चाहिए रहेगा मीटर में। तो आप क्या करोगे, ये जो किलोमीटर का किलो है तो किलो कितने में रहता है 10 का पावर 3, या फिर इसको हम लोग लिख सकते हैं 1000। तो यहाँ पे बस आपको वही पुट करना है, मीटर में इसको लिखना है, किलो को हटा देना है। तो किलो को चेंज करने के लिए आपको यहाँ पे 10 का पावर 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो W इज इक्वल टू रूट ओवर 10 अपॉन 6400 इंटू 10 का पावर 3। इस वैल्यू को पुट करिएगा, आपका जो ये है वैल्यू आ जाएगा कोणीय वेग का। तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट। इसका यूनिट क्या होगा रेडियन पर सेकेंड, क्लियर। अब ये न्यूमेरिकल हो गया। सेकेंड न्यूमेरिकल भी बहुत ईजी है। सेकेंड न्यूमेरिकल में क्या कर रहे हैं, अबोव द अर्थ सरफेस क्वेश्चन है कि अगर पृथ्वी तल से h ऊंचाई पर g के मान में परिवर्तन, जैसे कि इससे पहले जो है मैंने आप लोगों को थ्योरी में बताया हुआ था और उसके बाद न्यूमेरिकल पोर्शन में बताया था कि g के मान में हमेशा वेरिएशन आते रहता है, परिवर्तन आते रहता है। कभी उसको बोलते हैं कि घूर्णन की गति में है, तो उस टाइम पे क्या होगा, तो उस टाइम पे ये होता है अगर आपका जो g है वो पृथ्वी तल से ऊपर है तब उस कंडीशन में g का मान क्या होगा, अगर पृथ्वी तल से नीचे है तो उस कंडीशन में उसका क्या होगा। तो उसी के बेसिस पे न्यूमेरिकल है। जैसे कि बोल रहा है कि अगर पृथ्वी तल से h ऊंचाई पर g के मान में परिवर्तन हो रहा है तब, तो आप लोगों को तो पता है कि अगर पृथ्वी तल से h ऊंचाई पर g के मान में क्या परिवर्तन होता है, मतलब कि अबोव द अर्थ सरफेस के लिए फॉर्मूला क्या होता है, जी एच डैश इज इक्वल टू स्मॉल g इंटू 1 माइनस 2h अपॉन आर। ये किसके लिए है, अबोव द अर्थ सरफेस, ओके, मतलब कि पृथ्वी तल से h ऊंचाई पर। सेकंड है पृथ्वी के भीतर x गहराई पर, मतलब बिलो द अर्थ सरफेस। अगर अर्थ सरफेस के अंदर में अगर कोई g के मान में परिवर्तन आ रहा है या वेरिएशन चेंजेस आ रहा है तब उस कंडीशन में क्या होगा। तो सेकंड है g डैश इज इक्वल टू स्मॉल g इंटू 1 माइनस x अपॉन आर,
ठीक है, कब के लिए है ये? बिलो द अर्थ सरफेस। दोनों के लिए फॉर्मूला आप लोगों को पता है। अब इस फॉर्मूला को हम लोग को बस पुट करना है। तो इसको सबसे पहले हमको जब सॉल्व करना होगा तो हम डायरेक्ट इसको पुट नहीं करेंगे, हम इसको इक्वेशन फॉर्म में लेंगे। ये जो है अबव द अर्थ सरफेस, इसको ले लीजिएगा इक्वेशन नंबर 1। सेकेंड है बिलो द अर्थ सरफेस, इसको ले लीजिए इक्वेशन नंबर 2। अब इन दोनों इक्वेशन को एक साथ आपको क्या करना है? पुट करना है। तो कैसे करोगे? ये इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। ठीक है, दोनों वैल्यू को आपको पुट करना है। इस इक्वेशन में आपको क्या करना है? अब ये दोनों ऐसे तो नॉर्मली सॉल्व नहीं हो पाएंगे, इसको हम लोगों को क्या करना पड़ेगा? जो ये आपका ब्रैकेट के अंदर है, इस ब्रैकेट को हमको यहाँ से हटाना पड़ेगा, तब ये दोनों सॉल्व हो पाएगा। तो इसमें क्या करिएगा? 1 माइनस 2h अपॉन r, ठीक है, इज इक्वल टू 1 माइनस x बाई r। अब भी ये सॉल्व नहीं होगा, है ना, क्योंकि दोनों आपका प्लस प्लस में है। तो इसको चेंज और कर लीजिएगा, 1 माइनस, इस वाले पोर्शन को इधर ले आइए, 1 माइनस 2h अपॉन r माइनस 1 प्लस x अपॉन r। क्लियर है? तो ये क्या हो जाएगा? -1 प्लस 1, दोनों कैंसिल हो जाएगा। मैथ्स में पढ़े ही होंगे, -1 और +1 अगर एक साथ है तो दोनों क्या हो जाते हैं? कैंसिलेशन में आ जाता है, कैंसिल हो जाता है। इसके बाद क्या बचा? 2h अपॉन r, x अपॉन r। तो r और r आपका क्या हो जाएगा? ये भी कैंसिल हो जाएगा। अब क्या बचा आपका? -2h प्लस x। तो इसको क्या करिएगा? इक्वल के इस साइड आप इसको ले जाओगे तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 2h। तो ये आपका न्यूमेरिकल सॉल्व हो गया। तो अब आप लोगों को पता चल गया कि बिलो द अर्थ सरफेस और अबव द अर्थ सरफेस, अगर ऐसा कोई न्यूमेरिकल आता है तो उसमें जो है आपका स्पेसिफिक ग्रेविटी में जो भी वेरिएशन आएगा, चेंजेस आएगा, वो इस तरीके से आएगा। अगर दोनों कंडीशन आपको दिया हुआ है तो आपका x इज इक्वल टू 2h का वैल्यू आएगा। ओके, थैंक यू।